अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा साबिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा शहर। हमारी ज़िंदगी में एक टर्म होती है टैक्स, जिसको हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत भी हासिल है। हम पैसे कमा रहे हों या ख़र्च कर रहे हों तो हमारे जहन में सबसे पहले वर्ड जो होता है वो होता है टैक्स। अब बात और सवाल हर किसी के जहन में ये होता है कि हम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि ये टैक्स किस सूरत में किन लोगों को हम दे रहे हैं और किस अदारे के हमारी गवर्नमेंट ये टैक्स को रोटेट कर दिया। इसी वाले से आज मैं PRA में मौजूद हूँ, पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, जहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड स्टाफ टू कमिश्नर ऑफिसर उमर फारूक साहब से हम बात करेंगे और मज़ीद ये टैक्स के हवाले से पूछेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। और जो पहला सवाल ये है, सबसे पहले आपकी डेजिग्नेशन के हवाले से, दैट हाउ डिड यू अपीयर हियर? जी, थैंक यू सो मच जी फॉर कि आपने एक चांस दी है कि आवाम तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके सही तरीके से। जहाँ तक बात है कि मैं यहाँ पे कैसे हम लोगों को हायर किया गया था, तो हम लोग ऑब्वियसली एक मुकाबले के इम्तिहान के बाद एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, फिर हम लोग गवर्नमेंट में अपनी अपनी डेजिग्नेशंस पे आते हैं। जहाँ तक बात कर लें हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, जिधर आप अभी मौजूद हैं, और स्कोप ऑफ टैक्स की बात कर लें तो बेसिक सतह के ऊपर जी दो किस्म के टैक्सेस हैं, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपका, उसको अदर वर्ड्स में देख लें तो वो इनकम टैक्स होता है, जो कि आपने किसी भी किस्म की अर्निंग, जिस तरह चाहे वो आपकी सैलरीड इनकम है, चाहे वो रेंटल इनकम है। सॉरी टू इंटरप्ट, पहले आप हमें नाजरीन को आप ये थोड़ा सा बताइए, जो PRA जब ये बनाया गया तो किस मकसद को तहत रखी ये फॉर्मेशन इसकी? जी, उसी तरफ मैं आ रहा था। डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स की बताने का मकसद यही था कि इनकम टैक्स जो है वो आपने किसी भी किस्म की अर्निंग के ऊपर FBR को जमा कराना होता है, जो फेडरल का इदारा है। दूसरी किस्म इसकी है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के अंदर दो इकसाम है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। गुड्स से मुराद ये कि आपको टेंजिबल चीज़ बेचनी, जैसे ये मेज़ कुर्सी बेच रहे हैं तो इस पर सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एप्लीकेबल होगा। दूसरी जो किस्म है वो है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, यानी कि आप कोई सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, मैरिज हॉल्स हो गए, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होंगी। ये तमाम की तमाम क्या हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो PRA का बनने का मकसद ये था कि 18th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हुई 2012 के बाद, सूबों को ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स इकट्ठा करना है वो सूबों ने इकट्ठा करना है, जिसमें वन ऑफ देम इज़ PRA पंजाब के अंदर। इस तरह सिंध में SRB है, फिर बलूचिस्तान में BRA है एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे पंजाब के अंदर लोग सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हैं वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज PRA को जमा कराएंगे। सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये आपने अपने कस्टमर से रिसीव करके हुकूमत को जमा कराना है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, तो रेस्टोरेंट वाले जब हमें फॉर इंस्टेंस कोई बर्गर या पिज़्ज़ा बेचते हैं तो उसके ऊपर 16% सेल्स टैक्स ऐड करके हमें बेचते हैं। तो बेसिक जो PRA का स्कोप है वो ये है। ओके, तो सर जो सबसे पहला ये भी लोग अक्सर सोचते हैं कि हमसे वैलिड टैक्स नहीं लिया जा रहा या हम वैलिड जगह पे नहीं दे रहे, इस हवाले से आप क्या लोगों को बताएं? अच्छा, इसमें ऐसे है कि फॉर इंस्टेंस आप कहीं भी शॉपिंग करने जाएं, खाना खाने जाएं, या किसी भी जगह जहां आप पैसे दे रहे हैं और जहां पे आपसे सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि फॉर इंस्टेंस आप पहले तो ये डिटरमिन करें कि आप हैं किस जगह पे। मिसाल के तौर पे अगर तो आप किसी बुटीक पे कोई कपड़े ख़रीद रहे हैं तो वो तो एक गुड्स है, उसके ऊपर FBR की POS की वो इनवॉइस आपको देंगे जिसके ऊपर STRN नंबर मेंशन होता है। STRN सिर्फ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है, वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है। रेस्टोरेंट क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर है, रेस्टोरेंट फॉर इंस्टेंस रेस्टोरेंट में खाना प्रिपेयर करके आपको बेचा जाता है, तो रेस्टोरेंट की इनवॉइस के ऊपर सिर्फ PNTN होता है। अब आप इन नंबर से ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये जो आपसे टैक्स ले रहे हैं वो हुकूमत को जमा भी करवाते हैं कि नहीं। उसका बड़ा आसान तरीका है, आप सिंपली अगर FBR से रिलेटेड है तो FBR की वेबसाइट खोलें और उसमें वो STRN नंबर एंटर करके आपको उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। और अगर हम बात कर लें PRA की, जिस तरह के मिसाल के तौर पे हम रेस्टोरेंट खाना खाने जाएं या हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएं और वो हमें इनवॉइस दे, तो हम फ़ौरन उसका जो PNTN ऊपर लिखा हुआ है इनवॉइस के, वो आप PRA की वेबसाइट में डाल के चेक कर लेंगे, आपको कंप्लाइंस लेवल पता लग जाएगा कि ये टैक्स पेयर पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो डिपार्टमेंट टैक्स दे रहा है PRA को कि नहीं दे रहा। अगर हम फॉर्मेशन करते हैं, ये तो चले हो गया कि वी आर टेकिंग सर्विसेज और हम टैक्स दे रहे हैं। अगर हम कोई अपना फॉर्मेशन किसी चीज़ की कर रहे हैं तो वो किस तरह हम PRA को टैक्स देंगे? अगर हम कोई ब्रांड खोल रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट की फॉर्मेट ला रहे हैं तो वो किस तरह हमारे लिए पेएबल होगा? देखें,
मिसाल के तौर पे हम बात रेस्टोरेंट का मिसाल इसलिए मैं बार बार देता हूँ कि एक बड़ा कॉमन सेक्टर है, हम सारे वहाँ पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जी। अब रेस्टोरेंट खोलने जो भी हमारी महीने के एंड में अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगा, उस पे एक स्पेसिफिक परसेंटेज अपने FBR को तो देनी है, वो तो श्योर शॉट है। जो आपने PRA को पैसे देने हैं ना, वो हैं कि फॉर इंस्टेंस आप अपना जब खाना बेचते हैं तो उसके ऊपर 16% टैक्स ऐड करके आप कंज्यूमर को बेच रहे होते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं, आपको वो इनवॉइस देते हैं, उसमें 16% टैक्स ऐड होता है, वो आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट करना होता है। अब कई लोगों के जहन में ये एक सवाल आता है कि हमें PRA में रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या है, लोग तो टैक्स देते ही नहीं है, यानी कि लोग हमारे पास आते हैं, वो बहस करते हैं कि मैंने टैक्स नहीं देना, या मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे PRA नोटिस भेजता रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा मैं फ़ायदा आपको बता दूँ, थोड़ी सी समझने वाली बात है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं रेस्टोरेंट चलाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करूँगा, जिससे मैंने खाना बनाना है ऑब्वियसली, वो केचप हो, वो मायनीज़ हो, वो डिफरेंट चीज़ें हों, उसके ऊपर मैं एक टैक्स की अमाउंट दे के आता हूँ, GST दे के आता हूँ। मिसाल के तौर पे महीने की जितनी मैंने परचेजेस की हैं, उस पर जो मैंने पीछे टैक्स दिया है वो 1 लाख रुपया दिया। अब आप इसको कर लें होल्ड इधर ही। अब फॉर इंस्टेंस मैंने वो परचेजेस करने के बाद खाना प्रिपेयर किया, लोगों को बेचा और लोगों से टैक्स वसूल किया। मिसाल के तौर पे जो लोगों से टैक्स वसूल किया वो 2 लाख रुपया बना। तो अल्टीमेटली मैंने हुकूमत को 2 लाख में से वो पहला 1 लाख माइनस करके जमा कराना है। इसको हम इनपुट एडजस्टमेंट बोलते हैं। अगर मैं रजिस्टर ही नहीं होऊंगा तो वो जो पहला 1 लाख है वो सारा मेरी जेब से जाएगा। सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने का ये फायदा है कि आप अपने कस्टमर से वो जो 2 लाख आपने पैसे लिए उसमें से आप अपना टैक्स माइनस करके हुकूमत को बाकी का जमा कराएं। तो इससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि कोई फायदा हो सकता है। इस तरह हम रेवेन्यू एसेट्स का जनरेट कर लेते हैं। बेशक ऐसे ही है। तो आपसे एक और सवाल करती है कि जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर भी टैक्स वैलिड होता है, उस हवाले से आप कहेंगे कि उस हवाले से जो पेएबल होता है वो क्या सूरत में हो? अच्छा, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी फाइनेंस बिल 2020 के अंदर कि हम किसी भी रेस्टोरेंट खाना खाने जाएं, आवाम कोई भी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाए, अगर वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करती है तो टैक्स 5% लगेगा, वेयर एज अगर कैश पे पेमेंट करती है तो टैक्स 16% लगेगा। ये बेसिकली इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी। कुछ रेस्टोरेंट्स ने इसको अप्लाई नहीं किया, जिसमें कि आपने कॉमनली देखा होगा, कंप्लेंट्स भी आती है कि इंटरनेशनल चेन्स हैं जो बड़े नाम हैं, वो इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं ये बताता चलूँ कि इंटरनेशनल चेन्स को मोस्टली को PRA की तरफ से एग्जेम्पशन दी गई है। वो एग्जेम्पशन क्यों दी गई है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इनपुट एडजस्टमेंट की बात समझाई थी कि जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसका आप एडजस्टमेंट ले लेते हैं। जो 5% वाली ट्रांजैक्शन होती है ना, उसके ऊपर इनपुट एडजस्टमेंट डिसअलाउ होती है गवर्नमेंट की तरफ से। मिसाल के तौर पे जितनी भी इंटरनेशनल चेन्स हैं, ये तमाम की तमाम अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, और जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं तो उस पर इंपोर्ट पे बहुत हैवी टैक्स दे के आती हैं। जब इनका आप इनपुट डिसअलाउ कर देंगे तो इनको तो बड़ा नुकसान होगा और ये डबल टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को फिर एक लेटर लिखा था कि काइंडली आप हमें एग्जेम्पशन दें इस स्कीम से, जिस पे कि फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक जनरल नोटिफिकेशन निकाला कि सिर्फ इंटरनेशनल चेन्स नहीं, कोई भी रेस्टोरेंट इस स्कीम से एग्जेम्पशन ले सकता है अगर वो कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करे। लेकिन हमारे पास सिर्फ जो एप्लीकेशंस आई वो सिर्फ इंटरनेशनल चेन्स की ही आई, और इसलिए उनको एग्जेम्पशन दी गई। किसी लोकल चेन की क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए उनकी हमें नहीं आई। दूसरी बात ये है कि कभी भी अगर आपको लगे, आप किसी जगह खाना खाने जाते हैं, आपको लगे कि ये टैक्स चोरी में मुलव्वस है, या आपको देखने से लगे कि इसका एंटीगेंट ठीक नहीं है या कोई मसला है, तो आप फ़ौरन उसकी इनवॉइस की तस्वीर लें, और हमारी PRA का कंप्लेंट पोर्टल है हमारी वेबसाइट पे, उस पर आप कंप्लेंट अपनी डाल दें, और आपको उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन करके आपको उसका जवाब आएगा कि हमने उस पर क्या लीगल एक्शन किया है। तो अगर आपको कभी किसी की गलत कंप्लेन ना करें, क्योंकि अक्सर हमारे पास ये भी होता है कि कोई कंपेटिटर की गलत कंप्लेन कर देता है, तो उससे ये है कि किसी बिजनेस का नाम ख़राब होता है। हम लोग जो है ना बड़ा स्मूथली चीज़ों को लेके चलते हैं। हम लोगों का डिपार्टमेंट जो है स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी के तहत काम करता है। हमने पिछले 2 से 3 साल में किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस को सील नहीं किया, हालांकि हमारे कानून में है कि हम सील कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को चांस देते हैं, उनको आगाही देते हैं, उनको बुला के यहाँ पे वर्कशॉप्स कराते हैं। आपके साथ शो करने का भी अभी मकसद यही है कि अवाम तक टैक्स एजुकेशन और टैक्स अवेयरनेस पहुंचे, ताकि अवाम को जब चीज़ क्लियर होगी तो फिर लोग तो खुशी खुशी में टैक्स पे करेंगे कि ये एक वैलिड टैक्स हम दे रहे हैं, ये एक जायज़ टैक्स हम दे रहे हैं, और ये ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लिए भी कहीं ना कहीं पे फ़ायदा भी है। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि जो लोग टैक्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस या होटल्स जो टैक्स नहीं टाइम पर देते, तो उस पर PRA कैसे ऑपरेट करती है? अच्छा, अब इसमें इसके साथ साथ मैं एक और बात भी ऐड करता चलूँ आपके सवाल की कंटिन्यूएशन में, कि लोगों के जहन में ना सरकारी इदारों का डर होता है
कि सरकारी इदारे में पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई नोटिस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब उसमें मैं बताता चलूँ, देखें लीगल तौर पे हमारे कानून में पेनल्टीज़ हैं। अगर आप महीने की सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करते तो 10,000 रुपये की पेनल्टी लगती है पर मंथ आपको। इसके साथ साथ अगर आप पेमेंट नहीं जमा कराते या आप पेमेंट टैक्स फ्रॉड में मुलविस होते हैं तो फिर 100% पेनल्टी लगती है आपको उस अमाउंट की। पीआरए का जो स्टाइल है ना जी, जो एक डर वाली बात है वो यहाँ पे नहीं है। पीआरए की ओपन डोर पॉलिसी है। हमारे चेयरमैन ऑनरेबल जो चेयरपर्सन है उनके पास, हमारे वर्दी कमिश्नर साहब के पास विदाउट एनी अपॉइंटमेंट कोई भी बंदा ऑफिस टाइम में जाके अपना इशू डिस्कस कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोग हर सर्विस सेक्टर की वर्कशॉप्स कराते हैं, आगाही मुहिम होती है, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स करते हैं कि जिन लोगों ने फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर अपना बिजनेस शुरू करना है उनको उसी लेवल पे इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो हमारे इदारे में उस तरह से टैक्स पेयर्स को डर नहीं है। टैक्स पेयर आके यहाँ पे हमारे साथ इश्यूज अपने डिस्कस करते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट 155.9 अरब का था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको 170 अरब क्रॉस किया है विदाउट एनी सीलिंग, विदाउट एनी हार्श मेजर्स। किसी की रिकॉर्ड नहीं उठाया, किसी का ऑडिट नहीं किया, किसी को सील नहीं। एग्जैक्टली लोगों को जब एतमाद हो गया, लोगों को जब एजुकेशन मिल गई तो लोगों ने टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया। सर कोई एंटरप्रेन्योर अगर वो कोई छोटे लेवल पे अपना कोई अपनी कोई स्टार्ट करता है बिजनेस, तो जो पीआरए है वो किस लेवल पर जाके उसको आंसरेबल है? देखिए कुछ सर्विस सेक्टर्स में तो शराइत हैं रजिस्ट्रेशन की, कुछ सर्विस सेक्टर में कोई शराइत नहीं है। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए तो रेस्टोरेंट के अंदर ये शर्त है कि सालाना सेल या तो 6 मिलियन की हो या उसके पास सिटिंग कैपेसिटी विद एयर कंडीशन हो, तब उसको रजिस्टर कराना है। लेकिन बाकी सर्विस सेक्टर्स में ऐसी कोई शर्त नहीं है। जब आप बिजनेस खोलें, ये ऐसे ही है जैसे कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है। आप पहले दिन भी अगर गाड़ी में बैठें तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। सिमिलरली जब आप बिजनेस खोलें तो आपने रेलेवेंट महकमों में रजिस्टर होना है। और फॉर इंस्टेंस अगर आपका सर्विस रिलेटेड बिजनेस है तो फिर तो पीआरए में डेफिनेटली रजिस्टर होना है। और ये एक और बात भी मैं क्लियर करता जाऊँ कि पीआरए में रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है। पीआरए का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने की भी कोई फ़ीस नहीं है। आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब आपको एक्टिवेशन कोड मौसूल हो जाए तो एक सिंपल एप्लीकेशन दे के आप पीआरए से अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो मौसूल कर सकते हैं। इस पर कोई फीस नहीं है। सर ये तो होगी प्राइवेट सेक्टर की बात। इफ़ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर्स को, कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जो वो भी पीआरए को आंसरेबल हैं? देखें जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं ना जी, या प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो जाएं या गवर्नमेंट के इदारे हो जाएं, अगर वो किसी से सर्विस लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम पीआरए की बात ही कर लेते हैं कि पीआरए अगर किसी से कुछ सर्विस लेता है ना जी, मिसाल के तौर पे हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराएं या हम कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस लें तो हमने स्पेसिफिक परसेंटेज विद होल्ड करके पीआरए को जमा कराना है। मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट है जी, मिसाल ले लेते हैं वैसे रफली कि एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अगर कभी भी कोई सर्विस लेता है किसी शख्स से तो वो उस पर स्पेसिफिक परसेंटेज विद होल्ड करके पीआरए को जमा कराएगा। तो इस तरह पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और पंजाब में जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वो तमाम की तमाम पीआरए के अंडर में। सर एट द एंड वेरी फ्यू, तो अगर जब टैक्स पीआरए के पास आ जाता है तो फिर रेवेन्यू किस तरह जनरेट किया जाता है और फिर किस तरह ये इन्वेस्ट भी किया जाता है कंट्री में? देखें कई लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि जी टैक्स इकट्ठा तो हो जाता है, हम पे लगता नहीं है, और इस तरह का नॉर्मली लोग आवाज़ उठाते हैं ना जी। ये बहुत कॉमन सा सवाल है। बहुत कॉमन सा सवाल है। आप सिर्फ एक छोटी सी, मैं आपसे इसमें छोटा सा एक सवाल पूछूंगा। आप आज से 10 साल पहले उठा के मुल्क के हालात देखें और अगर कंपैरेटिवली अब देखें एडवांसमेंट लेवल पे या ई कॉमर्स के हवाले से हालात देखें तो आपको क्या फ़र्क नहीं नज़र आया? इसकी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल ऐसे दे देता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल जब किया था ना 2008 में किया था, टर्की में गया था 2008 में पहली दफ़ा। उसके बाद में टर्की मेरा सेकंड विजिट हुआ 2016 के अंदर। जब मैं 2016 में गया ना तो मैंने कहा ये सड़कें, ये सारी चीज़ें ये तो बिल्कुल हमारे लाहौर इस्लामाबाद जैसी हैं। जब पहली दफ़ा गया था तब मुझे बड़ा एडवांस लगा था, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमारा मुल्क भी बहुत बेहतरी की तरफ है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दी पॉलिटिकल सिचुएशन या अपार्ट फ्रॉम ऑल दी इकोनॉमिक क्राइसिस एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, बट सिर्फ आप ये अगर चीज़ देखें कि पैसे लगते हैं आवाम के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सड़कें, हॉस्पिटल्स, ये तमाम एजुकेशन जो है ये पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है अगर आप इसकी लाइव स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें। तो आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगा कि जी टैक्स देने से घबराएं ना, टैक्स दें, इसमें आपका और हम सबका फ़ायदा है।
बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ हमें दे इजाज़त। आपके साथ अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कोई मज़ीद सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।